हेलो एवरीवन, सो विजन आइज का मंथली मैगजीन देख रहे दिसंबर का। रिक्वेस्ट रहेगी एंड तक देखें, क्योंकि ये सब जो भी चीजें होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स किसी पर्टिकुलर एग्जाम का नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे एंड तक देखें। जितने भी एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर्स होते हैं वहां पे तो ये है ही है एप्लीकेबल। और इसके साथ साथ आपका अगर आपको कुछ इसमें राइटिंग सेक्शंस भी है, जैसे कि स्टेट पीसीएस है और बाकी चीजें, वहां भी ये बहुत ज्यादा वर्दी है। ठीक है, तो हमें ये कंटिन्यू करना है। तो हम इन्वायरमेंट सेक्शन देख रहे थे, बाकी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अब हमने यहाँ तक ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट तक कर लिया था, अब हिंदू कुश से ये कंप्लीट कर लेंगे आज हम इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है। चलिए देखिए, हिंदू कुश हिमालय के बारे में क्या बताया हुआ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस बार क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इंडिया को काफी फंडिंग कर रहा है हर एक चीज में। ठीक है, अक्सर जो वर्ल्ड बैंक और ये होते थे, आपको हर जगह भी देखिएगा आगे भी एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ज्यादा सुना जाने वाला है। लॉन्चेस द बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयन इनिशिएटिव। तो यहाँ पे इसके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसपे इन्होंने फंडिंग भी दी है। अब देखिए, इट सपोर्ट्स भूटान एंड नेपाल इन क्लाइमेट एडप्शन। वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, क्योंकि आप देखते हैं नेपाल में हर बार अर्थक्वेक आते हैं और ये सब, भूटान भी उसी से परेशान रहता है। तो उनको जो है सपोर्ट दिया जाएगा कि वो उस तरीके के क्लाइमेट और इश्यूज को एडेप्ट कर पाए। अब अगर हम हिंदू कुश हिमालयन रीजन की बात करें, देखिए हिंदू कुश जैसे हम लोग हिंदू पर्वत, ये जो है आपका हिंदू कुश रीजन जो है ये आपका अफगानिस्तान से बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान, ये कंप्लीट रीजन जो आता है आपका, ये आपका आता है हिंदू कुश हिमालयन रीजन। ठीक है, और ये जो है इट इज द होम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, सब यहीं पर है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड पोल भी बोला जाता है, नोन एज थर्ड पोल। आप नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पढ़ा है, अब थर्ड पोल कहाँ है अब आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा। तो ये सब भी बोलते हैं ना, कहीं पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ये सीधे स्टेटमेंट बन जाता है या फिर क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से। ये है आपका, या फिर वाटर टावर, थर्ड पोल भी कहा जाता है, वाटर टावर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया को, बिकॉज इट होल्ड्स द लार्जेस्ट आइस रिजर्व्स आउटसाइड द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन के बाद सबसे ज्यादा कहीं आइस है तो एशिया में है, और ये आपका इस रीजन में हिंदू को हिमालय रीजन में। ठीक है, ये जो रीजन इसे यंग एंड राइजिंग माउंटेन कहते हैं। यही रीजन है काफी ज्यादा ये हाईली वनरेबल है मल्टीपल हैजार्ड्स लाइक अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, क्योंकि अब ये अभी भी स्टिल ग्रोइंग है, तो वहां पर अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये कब स्टैब्लिश हुआ है? 1966 में हुआ है। ओके, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें टोटल 68 मेंबर है, डेफिनेटली इंडिया मेंबर है इसमें। मेन इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, कोऑपरेशन, इरेडिक्टिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी इन रीजन ऑफ एशिया एंड फार ईस्ट। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी को भी दूर करने की बात करता है। इसके जो 5 सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लगेगा तो ये नहीं सोचिएगा कि सारे एशिया वाले ही होंगे। ठीक है, जापान तो, बट यूएसए आप देख सकते हैं। ओके, तो जापान, यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 5 सबसे ज्यादा है, जिसमें कि सबसे जो बड़ा शेयर है वो जापान का है, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का है, फिर चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर ग्लोबल वार्मिंग 3%, जो कि लग रहा है अभी भी कि 3 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो लगभग 75% ग्लेशियर जो है हिमालयन रीजन में वो पिघल जाएगा। ये बहुत बड़ा इश्यू है, थर्ड पोल जो हम बोल रहे हैं वो पूरा पोल ही मेल्ट होने पे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर कंसर्न है, तो जिसपे ये सब अभी वर्क कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक लॉस जो हुआ है इस रीजन में डिजास्टर के कारण, वो लगभग $45 बिलियन का है 1985 से 2014 के बीच में, मोर देन एनी अदर माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अगेन ग्रोइंग है, तो यहाँ पे जितना इंपैक्ट होगा बाकी जगह नहीं होगा। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है कि ये जो है सबसे ज्यादा है, इतना कहीं नहीं लॉस हुआ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो बाकी अदर अदर इनिशिएटिव्स हैं, आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहते हैं, तो आपको बस ये दिमाग में ये चीज रखनी है। अब देखिए, हिंदू कुश के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पिक्टोरियल पूरा और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ये जो है आपका हिंदू कुश, देख अब ये इस तरीके से, आप ये जो एरिया है ना, ये हिंदू कुश एरिया है।
इसीलिए जो बोलते हैं इधर के इधर किस जितने भी लोग हैं सब हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वाले जो थे अरब का मुस्लिम्स रहे या फिर इधर के पूरा जो वर्ल्ड है वो इसको हिंदूज की तरह जानता था, क्योंकि ये हिंदू पर्वत को पार करके आना पड़ता था, तो वो बोलते थे मतलब इस पहाड़ के उस तरफ हिंदू रहते हैं। आप समझे बात को? तो इसलिए यहाँ पे जितने भी हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जो भी है रिलीजन, जो भी है, जो इस एरिया में रह रहे हैं वो सारे हिंदू हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान का भी एरिया, क्योंकि वो पहले भारत का ही एरिया था, तो ये सब कौन है? हिंदू है। ओके। तो ये आपका डाइवर्स कल्चर लैंग्वेज, क्योंकि हमें किसी ये नाम किसने दिया? ये अरब कंट्रीज ने ही नाम दिया कि इधर जितने भी रहते हैं वो बेसिकली वो सारे हिंदू। हिंदू कुश हिमालय और आपके मेजर एशियन रिवर, तो देख रहे हैं कि इस एरिया में ही क्या होता है, काफी ज्यादा ग्लेशियर है। ठीक है, तो इधर इससे पानी जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। आप ये भी देखते हैं यहाँ से जो गंगेटिक प्लेन और ये होते हुए जो इधर बे ऑफ बंगाल में पानी जा रहा है, तो ये सब जितने भी है वो हिंदू कुश हिमालयन मेजर डाउनस्ट्रीम रिवर बेसिन है। ठीक है, तो लगभग 35% से ज्यादा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन इससे बेनिफिट होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो। ओके, चलिए। इंडिया की इनिशिएटिव, देखिए बाकी इनिशिएटिव अब कितना पढ़ते रहेंगे, लेकिन इंडिया की इनिशिएटिव तो जरूरी है। ठीक है, तो इंडिया की इनिशिएटिव्स क्या है? ये कह रहा है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ओके, तो नेशनल मिशन है इसके लिए। सेकंड जो है सिक्योर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सिक्योरिंग लाइवलीहुड, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये क्या है? हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम की बात है यहाँ पे, तो ये सिक्योर इससे रिलेटेड है। अब देखिए, अगला टॉपिक है, ये है क्लाइमेट इंजीनियरिंग। अच्छा, अभी तक अगर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो नोटिफिकेशन बेल जो होता है ना, उस पर प्लीज पर्सनलाइज्ड होता है बाय डिफॉल्ट, उस पर ऑल पे जाके क्लिक कर दें अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो, ताकि आप जब भी अपलोड हुआ करे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वो आप आराम से उसे उसी समय देख सकें। ठीक है, चलिए। तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग की बात किया, यूनेस्को ने रिलीज किया इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन दी एथिक्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग। अब क्लाइमेट इंजीनियरिंग की एथिक्स की बात की जा रही है। अब यूनेस्को के बारे में हम जानते ही, हमने हर मंथ जो है ये लगभग कवर किया हुआ है कि ये जो आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। ओके, 1945 में बना है, इंडिया मेंबर है। अब ज्यादा इसके बारे में और नहीं देखेंगे, रिपोर्ट्स फिर भी हाँ बार बार जितना देख ले अच्छा है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इन्हीं का है। ग्लोबल ओशियन साइंस रिपोर्ट इन्हीं का है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इन्हीं का है। फिर वर्ल्ड ट्रेंड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट, ये भी इन्हीं का। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, नहीं, इट कुड बी कैरिड आउट थ्रू, अभी क्योंकि फर्स्ट रिपोर्ट है तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, सीडीआर, तो रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एक ये चीज है। सेकेंड है सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, लाइक अलाउइंग मोर इंफ्रारेड radiation to escape into the space और रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग सनलाइट बैक टू स्पेस। मतलब जो भी हमारे अर्थ पे आ रहा है ना, हमारे अर्थ पे मानिए रेज आ रही है, ठीक है, हमारे अर्थ पे जो है रेज आ रही है, ठीक है, सन रेज आ रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका भी यहाँ का, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करवाने की बात की जा रही है कि वापस जो है स्पेस में वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, एसआरएम जो है ऑल्सो रेफर्ड है सोलर जियो इंजीनियरिंग। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, वो मेंस पर्सपेक्टिव पे रहता है, बट मेन इसका ये यहाँ पे फोकस है। ठीक है, अब अगर हम फिर भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं क्लाइमेट इंजीनियरिंग कैसे क्या की जा रही है। कि यहां से देखिए सनरेज आ रहा है। ओके, तो ये है ओशियन फर्टिलाइजेशन, लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ कार्बन एब्जॉर्बिंग प्लैंकटन। तो यदि कार्बन एब्जॉर्बिंग प्लैंकटन बना दिए तो सब ये अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो ये एरिया है वहां पे तो आपका टेम्परेचर जो है उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये माइक्रो बबल्स, आप ये माइक्रो बबल्स देख रहे हैं, ये क्या करता है, इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी, इससे रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। तो ये माइक्रो बबल्स अंदर किया जा सकता है। अब कैसे क्या करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन ये सब हो जाएगा। इसका इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लो क्लाउड फ्रॉम लो क्लाउड। अब जो क्लाउड्स वगैरह जो होते हैं वो भी काफी ट्रैप कर देते हैं, तो उस तरीके से वहां से भी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा देना। थिनिंग हाई क्लाउड, अब जैसे ऊपर जो क्लाउड है उसको अगर आप थिन कर दीजिए तो वो वापस जो है वापस जा पाएगा ना,
ठीक है। इंक्रीज्ड रिफ्लेक्टिविटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाना, एफॉरेस्टेशन करना। इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ एरोजोल पम्प्ड इनटू एटमॉस्फेयर, तो एरोजोल से रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा दी। इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम डेजर्ट, डेजर्ट से भी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाना। तो ये सब चीज करके जो है इस तरीके से ये अचीव किया जा सकता है। क्लियर? चलिए। अब लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि एक एथिकल इशू है कि ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड synergetic effect of environmental risk, there is no institution that can स्पेसिफिकली असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेम। अब बताइए, हर कंट्री अपना अपना ये ट्राई कर रहा है। अब किस कंट्री ने गलत तरीके से कुछ किया जिसके कारण इन्वायरमेंट पे और मेजर इंपैक्ट आ गया, इस पे कोई ब्लेम नहीं लेगा। समझ रहे हैं? हर कोई तो अपने अपने तरीके से करेगा ना। रिफ्लेक्टिविटी करना है, अगर इंडिया जैसी कंट्री जो बहुत गर्म हो रही है तो वो तो बोलेगा कुछ भी करो, बस टेम्परेचर कम होना चाहिए, भले पॉल्यूशन पता चल रहा है और बढ़ रहा है और जो डिप्लीशन हो रहे हैं, अदर अदर इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा, या फिर बाकी कंट्री भी ये काम कर रही है, इंडिया पे ब्लेम डाल दे, तो ये ब्लेम गेम चलेगा। ये एक कहीं ना कहीं एथिकल इशू निकल के आ रहा है। इसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वार। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ना इस पे बात नहीं करते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए, यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि सिर्फ कुछ ही कंट्री हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री हैं, बाकी हर किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान। आप हर जगह कॉन्फ्लिक्ट देख रहे होंगे, तो ऐसे लगभग इसराइल का भी आप देखिए जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है। तो ये सब इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं। आप वहाँ पे बम्बार्ड कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, वहाँ की लैंड खराब हो रही है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं। तो ये सब जो है इसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर, इस पे कोई बात ही नहीं करते। हम सब एक तरफ बात करते रहते हैं किस चीज की, कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, CO2 कम करना चाहिए और वो, लेकिन जब जो ये काम कर रहे हैं उनको तो हम कुछ करते ही नहीं है। तो एक बहुत मेजर कंसर्न है ये। ठीक है। क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेज की जब प्रिपरेशन जब हम कर रहे होते हैं वॉर की, तो उस समय हम क्या करते हैं, मेटल्स जरूरत से ज्यादा, वाटर कंजर्व कर लेते हैं, ऑयल्स वगैरह ये कर लेते हैं कि भाई हमको जरूरत पड़ेगी युद्ध में। तो वो भी जरूरत से ज्यादा आप यूटिलाइज कर रहे हो ना रिसोर्स का, वो भी तो पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। ओके। जैसे कि 50% ऑफ यूके गवर्नमेंट का जो एमिशन होता था वो ब्रिटिश मिलिट्री से होता था। तो ये सब जो चीजें हैं, एंड इट्स, और जो भी है मिलिट्री ओवरऑल रिक्वायर्स स्पेसिफिक एनर्जी, जो कहाँ से मिलता है, फॉसिल फ्यूल से। आप वो उसके पहले भी ये कर रहे हो, उसके बाद वॉर के समय तो आप छोड़ ही दीजिए, कितने सारे ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, सबमरीन्स आप भेज रहे हो, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ये पॉल्यूशन हो रहा है। आपने और आफ्टर वॉर इफेक्ट तो आप देख ही सकते हैं। इन्वेजिव थ्रेट होता है, अलग अलग स्पीसीज लॉस होने के चांसेस होते हैं। और आफ्टर वॉर इफेक्ट तो आप हिरोशिमा नागासाकी, इससे अच्छा क्या एग्जांपल होगा। तो आप ओवरऑल पूरा बर्बाद किए जा रहे हो। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें हैं। की इनिशिएटिव है कुछ जिनेवा कन्वेंशन, इसके बारे में कहीं ना कहीं बात करता है। फिर है आपका प्रूडेंट लैंड रिपोर्ट, ये भी बोलता है कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड राइवलरी पोज सिग्निफिकेंट बैरियर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब आपकी इनिशिएटिव के आप नाम दे सकते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि बात करता है ना प्रोहिबिट करो सारे के सारे वेपन एंड मास डिस्ट्रक्शन की चीजें। तो इस तरीके से काफी कोशिश की जा रही है। ठीक है। चलिए, बाकी इसी के बारे में है इन डेप्थ सब कुछ। अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, ये ग्राउंड वाटर सर्वे के बारे में बात कर रहा है। और एक, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट से ये भी कहा गया है कि टू सेफ गार्ड अ हेल्दी प्लेनेट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, इट इज क्रूशियल नॉट टू ओवरलुक द फ्रिक्वेंटली फॉरगॉटन इन्वायरमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो इस पे लाया गया है ये, अभी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है इसमें काफी, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया जाता है, जो कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2023। ओके। तो गवर्नमेंट ने अभी एक अच्छा काम किया है कि ये जो है 1920 ऑनवर्ड से चालू हो गया था कि ग्राउंड में कितना पानी है चेक करना, लेकिन 2022 के बाद हर साल होने लगा, ताकि गवर्नमेंट चेक करे कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है, हमें क्या डायरेक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं अच्छी नीयत यहाँ से निकल के आती है। वरना नहीं ध्यान दे गवर्नमेंट, एक ही बार में 5 साल में रिपोर्ट निकाले कम है पानी, कम है पानी, और फिर, बट ये हर साल ये चीज कर रही है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए, फ्यूचर अच्छा हो हमारा। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि 449
बिलियन क्यूबिक मीटर जो है इंक्रीज हुआ है 437 से 2022 से 23 में। तो अब अच्छा खासा आप देख सकते हैं 12 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी इंक्रीज हुआ है। जिसमें कि सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको देखने मिलेगा वेस्ट बंगाल, आसाम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात एंड बिहार। यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स जो हैं, पहले 736 यूनिट थी आउट ऑफ 6553, जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड थी, जरूर से ज्यादा कर दी, वो अब जो है ये हुआ डिक्रीज फ्रॉम 1006। देखिए पहले 1006 थी, अब 736 है, मतलब जो ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन में भी ये पानी आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है कि नहीं? तो यहां पर आप ये याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन में, अगेन वही आपका नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब हैं। इनफैक्ट आप नोटिस करिएगा कि आप दिल्ली में जो रह रहे हैं यहाँ पे अब ग्राउंड वाटर बोरिंग होते हुए आपने बहुत कम देखी होगी। अब मना ही कर दिया गया है एक तरीके से। ठीक है कि यहाँ पे आप बोरिंग वगैरह अब नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर लेवल बहुत कम है। तो धीरे धीरे वो कुछ बचे तो सही, वरना सब खत्म हो जाएगा। देखिए अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं, हर चीज कम, वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, क्रिटिकली जो यूज हो गया था वो कम हुआ है। तो ये सब जो है काफी अच्छी चीजें हैं। ओके, तो अब ये अच्छा, साउथ में जो है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तो अभी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी नेचुरली ही लो है। रीजन ये है कि वहां पर जो है ना क्रिस्टलाइन एक्वाफायर है। मीन्स कि जो वहां पे काफी फाइन और परमीबियल, मीन्स वहां से पानी ना निकल जाता है, रिस्क के निकल जाता है। ठीक है। तो ये एक रीजन है कि वहां पे ये ऑलरेडी कम, इसलिए यहाँ पे कहा गया क्रिस्टलाइन एक्वाफायर होने के कारण जीडब्ल्यू अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लो है। ओके, तो रीजन फॉर इम्प्रूवमेंट, अब इम्प्रूवमेंट होने का रीजन क्या है? मेन सोर्स तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर का रेन होता है। तो थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अच्छे से की गई है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, सबसे ज्यादा। यूएसए और चाइना कंबाइंड, दोनों को मिला भी दिया जाए, उसके बाद भी अकेला इंडिया उससे उनसे ज्यादा भी पानी निकाल लेता है। तो बहुत दिक्कत वाली भी बात है। उसके बाद जो है, ऑल्दो द रिसेंट असेसमेंट इज सिल्वर लाइनिंग, हाँ अभी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बोला जा रहा है 60% ऑफ द वेल जो है ना वो डिक्लाइन ट्रेंड दिखा रहे हैं। लास्ट वन डिकेड की बात कर रहे हैं। देखिए यार, डिकेड पिछले साल से तो सुधार हुआ ही हुआ है, लेकिन लास्ट वन डिकेड में कहा जा रहा है। तो अभी कंटिन्यू एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि देखिए अगर 60% जो है आप, सॉरी, तो इसकी बात हो रही है, हाँ, फिर भी 60% जो टोटल रिचार्ज जो होता है ग्राउंड वाटर, वो होता है आपके रेनफॉल के थ्रू। अब आजकल आप कंक्रीट जमीन कर रहे हैं, आप प्लास्टिक आ रहे हैं, ये सब बहुत सारे इश्यूज है जिसके कारण उतना ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो अब जो गवर्नमेंट इस पे एफर्ट्स डाल रही है, तो अब जिससे के कारण अगर ये होगा आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो धीरे धीरे एक लेवल जो है हम वापस फिर से हासिल आज भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उसी के रास्ते पे है। और ये कितना अच्छा वहां पे आपको विद इन अ ईयर ये दिखा है कि 12 बिलियन क्यूबिक मीटर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। वो यहाँ पे बढ़ा है, 736 यूनिट है, कहाँ 1000 प्लस थी। आप सोचते हो 1100 हो जाती, जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, बट वो कम हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा सिल्वर लाइनिंग है, एंड यस वी आर डूइंग ग्रेट, और हम बहुत ही करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन दिस फील्ड की हमें, हाँ, गवर्नमेंट का अप्रिशिएशन डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये चीज नहीं की जा रही कि हर घर नल लगा दिया गया, बट उसका पानी भी देना है, तो वो प्रॉपर सोचा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए। अभी इम्पैक्ट वही सब बात कर रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक छोड़ा गया है। इसके बाद देखिए ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट। तो यहाँ पे जो है ड्रॉट, इसकी बात की जा रही है कि एटलीस्ट 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया डिक्लेयर ड्रॉट इमरजेंसी एट अ नेशनल और सब लेवल, एट नेशनल और सब नेशनल लेवल, 2023 22-23 में, मतलब कभी ना कभी बोला है सूखाग्रस्त। ठीक है। इसमें कि आपका कनाडा, यूएसए भी आ रहा है, याद रखना है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज है, बाकी अब चाइना आ रहा है, इंडिया आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है। तो ये सब है, और बाकी ये सब जगह वाइल्ड फायर है। देखिए इसका तो बहुत भयंकर ही लगा था, हमें याद है ऑस्ट्रेलिया का। तो हर जगह है, अमेजोन बेसिन यहाँ पे लग गया है। लगभग फायर भी आप हर जगह देख रहे हैं कि जो कि लगा हुआ है वाइल्ड फायर पे, जंगल में अपने आप जो आग लग जाना होता है। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज
in any area when the rainfall deficiency in that area is greater than 25% of its long term normal। जो भी नॉर्मल है उस एरिया का, अगर उससे 25% से ज्यादा कमी है तो उसको ड्रॉट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कितना, 25% से ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कितना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इतना रटने की जरूरत नहीं है, बट जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। करंट इम्पैक्ट जो है ड्रॉट का, वो हाईलाइट किया गया है कि 1.84 बिलियन पीपल जो है आर ड्रॉट स्ट्राइकन। तो काफी ज्यादा है, लगभग 2 करोड़ लोगों के आस 200 करोड़ लोगों के आसपास हो गया 1.84 बिलियन। तो आउट ऑफ विच 4.7% आर एक्सपोज टू सीवियर और एक्सट्रीम ड्रॉट, मीन्स हद से ज्यादा, जिसके कारण आपको एरिया ही छोड़ देना पड़े। तो इससे फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके कारण क्या हुआ, लगभग 23 मिलियन पीपल जो है सीवियरली फूड इनसिक्योर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, वो बेसिकली 4 कंट्री है, उसको सीड करके याद रख सकते हैं, SEED। ये जो है सोमालिया, इथोपिया, इट्रिया और डिगिबुटी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में। जो हम ये देखते हैं ना आपका रेड सी, उसके पास जो है ये आपको मिल जाएगा सीड। ये 4 कंट्रीज है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां पे लगभग 23 मिलियन पीपल जो है बहुत सीवियरली इम्पैक्टेड है। इसके बाद देखा जाए तो एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्ट पड़ा है कि ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है ना, वो 0.4% हर साल कम हो रही है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन तो एक अलग चीज आती है। इस एरिया में, इतने एरिया में मानिए, पहले 1000 kg राइस हो रहा था, 1000 kg। अब जो है अगले साल 1000 kg की जगह हम 10,000 kg ले लेते हैं, 10,000 kg राइस हो रहा था। अब कितना होगा, 9,996, 4 किलो कम हो गया ना सेम एरिया में। अब वो भले आप एरिया बढ़ा दो, डिफोरेस्टेशन करो, उस एरिया में भी जाके खेती करो, तो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बट देखिए प्रोडक्टिविटी का कितना इंपैक्ट पड़ता है, 0.4%। है कि नहीं? 0.4% जो है हर साल कितने, अब कितनी बड़ी बात हो जाती है, कम होते चले जाए। सीधा आपको पता है सेम एरिया में 4-4 किलो, 4-4 किलो कम हो रहा है, 4 किलो, 5 किलो हर साल। तो ये प्रोडक्टिविटी होती है सेम एरिया की। अब देखा जाए 2022 जो है वो एक्सेप्शनली वार्म था, ड्राई कंडीशन, जहाँ पे लाइक काफी ज्यादा लॉस हुआ है आपके ग्लेशियर का। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हाँ हो रही है, लगभग 0.4% से हो रही है। अब 4% कोई लिख देगा तो देखिए, तो बहुत अनरियलिस्टिक हो गया ना, हर साल 4-4%, तुम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो 0.4 है वो भी याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो की कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, ये जो लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, तो इकलौता ऐसा है कि जो इससे डिजर्टिफिकेशन से लड़ने की बात कर रहा है और लीगली बाइंडिंग है कि हाँ एक्शन लिया जाएगा, वो आपको करना है, इंडिया इसका मेंबर है डेफिनेटली। अब रेन हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो 15% ऑफ रेन वाटर इंटर्स द ग्राउंड इन अर्बन एरिया। देखिए अर्बन में वही है ना, अब कंक्रीट, इतना कंक्रीट है, कैसे जाएगा जमीन के नीचे पानी। लेकिन रूरल एरिया में 50% के आसपास पानी जमीन के अंदर चला जाता है। ओके, तो ये है, इसलिए सिटीज में रेन हार्वेस्टिंग प्रॉपर होना जरूरी है कि अगर मान लीजिए हमारा घर है, नीचे जो पाइप से पानी जा रहा है वो अंडरग्राउंड जाए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं ट्रिपल डिविडेंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन ड्रॉट रेजिलियंस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फायदा है अगर हम ड्रॉट रेजिलियंस पे हम इन्वेस्ट करें तो। पहले ये देख लेते हैं, 30-30 टारगेट है कि कम से कम 30% जो है लैंड और वाटर अर्थ का, वो हम कंजर्व कर ले। ठीक है, अंडर बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इतना कम से कम तो हम 30% तो धरती को, अर्थ को हम कंजर्व कर ले, चाहे लैंड हो या वाटर। हम पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, रियलिस्टिक रखेंगे 30-30 टारगेट। तो ये यहाँ पे इनका कहना। इसके बाद है एम टू डिलीवर अ कमिटमेंट टू रिस्टोर 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाई 2030। तो वो 1 बिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको भी क्या करना है यहाँ पे, रिस्टोर करना है। अब फायदे क्या क्या है, देखिए अवॉइड फ्यूचर लॉस, आप रेजिलियंस करेंगे तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, मेकिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट। तो ये आपको बता रहा है इतना इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, 0.14, इस तरीके से ये USD बिलियन की में बात की जा रही है। ठीक है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट बनाएंगे तो उसका अलग फायदा है, प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव्स, तो इससे भी ये फायदे हो रहे हैं। रिड्यूस रिस्क एंड प्रोडक्टिविटी एंड ड्राइव इनोवेशन, तो इससे इनोवेशन आएगा, अगेन अब ये सब रेजिलियंस ला रहे हैं, सेफ्टी ला रहे हैं,
अर्ली रिस्पॉन्स ला रहे हैं, तो इससे ओवरऑल क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेंगे, नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, ये भी अच्छी चीज है ऑन अ ग्रीनर लेवल। फिर फॉस्टर मल्टीपल सोशल एंड इन्वायरमेंटल को बेनिफिट, जीडीपी ग्रोथ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब रिस्क कम होगा कोई भी क्लाइमेट चेंज में, तो जीडीपी ग्रोथ, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। उतने टाइम के लिए आपकी इंडस्ट्री सेट होंगी, वहां पर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा वहाँ पे ह्यूमेटेरियन रिलीफ के लिए, तो जिससे काफी ये सब इम्पैक्ट पड़ता है। अब जीडीपी ग्रोथ इससे ज्यादा होगी, जितना ज्यादा ये कम होगा, ठीक है। और मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट रिस्क एंड प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज, तो ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। अब देखिए न्यूज इन शॉर्ट्स में काफी इस बार 10-12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आई हुई हैं, तो वो हमें यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो एनर्जी बनाए रखनी है और कंटिन्यू ऐसे चलते रहना है, तभी एग्जाम निकलेगा और तब मजा आएगा आईएएस आईपीएस बनने में। देखिए इंडियाज मेडन विंटर आर्टिक एक्सपीडिशन, ओके, तो मेडन है, पहली बात इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे है, आर्टिक पे है, अंटार्कटिक नहीं है, आर्टिक है, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट विंटर में आर्टिक में। अभी तक क्या विंटर में नहीं किया जा रहा था, तो विंटर में जो है नहीं किया जा रहा था, अब इसमें जो है इंडिया करेगा। इंडिया ऑपरेट अ रिसर्च बेस इन द आर्टिक, तो जो हिमाद्री है वो आर्टिक ही में है, ठीक है, सवलबार्ड, नॉर्वे। तो वहां आप नोटिस करते होंगे वहां लोगों ने ग्रेन्स वगैरह भी दफना के रखे हुए हैं, अगर कुछ हो जाए, सुनामी आ जाए या पूरे सब खत्म हो जाए, तो वहां पे कम से कम सीड्स रहे, तो जब अगली पीढ़ी आए तो वहां के सीड्स यूज करे। तो ये सोचा हुआ है, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है ना ये सब एरिया, तो कभी वहां पे बीज खराब नहीं होंगे। अब देखिए हिमाद्री हैज बीन मोस्टली होस्टिंग साइंटिस्ट ड्यूरिंग समर, ठीक है, वहां पे जो समर होता है अप्रैल से अक्टूबर में होता है, तब किया जाता है। तभी समझने वाली बात है, फर्स्ट एंड थर्ड में करेंगे तो यहाँ पे सोच की कपकपी है ना, क्योंकि अभी इतनी ठंड है, अब सोचिए उस समय कितनी रहेगी, दिसंबर जनवरी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए इसमें एक फायदा ये है, इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, कि -15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, -15, तो अगेन सब जीरो टेम्परेचर है, कोई सनलाइट नहीं होगी, तो यूनिक साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे पोलर नाइट का ड्यूरिंग पोलर नाइट, ओके। इसके बाद चैलेंजेस ये है कि देखिए अंटार्कटिका में तो ऐसा होता था ना, अंटार्कटिक ट्रीटी थी कि हाँ भाई हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम सब अपना एक्सप्लोरेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, लेकिन आर्टिक तो किसी कंट्री के जुरिडिक्शन में आता है, आप समझ रहे हैं। आर्टिक जो है, आप अपने यहाँ पे देखा होगा, ये नॉर्वे, तो ये नॉर्वे इनके जुरिडिक्शन में है, बट अंटार्कटिक की तरह नहीं है, तो लिमिटेड एक्सेस है काफी, और क्लाइमेट भी बहुत हार्श है, बस काफी मंथ डार्कनेस रहेगी, ऊपर से हम वहां पर जो रिसोर्स वगैरह है एकदम से ऐसे उठा के नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि दूसरे की कंट्री है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब इंडिया सरपास्ड मॉनिटरल प्रोटोकॉल टारगेट, ये जिस पे आप खुद को प्राउड फील कर सकते हैं बीइंग एन इंडियन, कि हमने जो टारगेट था वो पहले ही अचीव कर लिया है, जो कि यहाँ पर ये इनकी यूएनडीपी और इसकी रिपोर्ट कह रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया एक्सीड 35% ऑफ एचसीएफ फेज आउट गोल, जो 35% का फेज आउट गोल था वो हम अचीव कर लिए हैं, और 44% रिडक्शन कर दिए, 35 से ज्यादा ही हो गया, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन 2020, एंड ऑल्सो एलिमिनेट कर चुके हैं HCFC 141B वक्त से पहले। ऐसा नहीं है कि हम कभी बोलते हैं कि सर हम 2070 तक हमने ये टारगेट रखा है, अगर किसी चीज का हम रख रहे हैं तो इसलिए हम सोच के रख रहे हैं, टारगेट हम पहले अचीव कर देंगे। अब वो इंडिया नहीं रहा है कि जो हम एक टारगेट देंगे और उसको भी ब्रीच कर देंगे, कि अब तब भी ना कर पाए जैसे बाकी कंट्री कर रही है, तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है इसमें, ओके। तो ये जो है HCFC जो है, ये एम्प्लॉयड एज रेफ्रिजरेंट यूज होता था इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, तो जो कि काफी बंद हो, इसको भी बंद कर दिया गया। नाउ इंडिया विल ऑल्सो फेज आउट द यूज ऑफ HCFC न्यू इक्विपमेंट, जो कि दिसंबर 2024 के बाद जो आएगा उसमें बंद कर दिया है, जो कि टारगेट कब का था, 2030 का, 6 साल पहले, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। तो उस समय तक तो हम और क्या क्या नहीं अचीव कर चुके होंगे। तो इट इज अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी टू एलिमिनेट द, ये मॉनिटरल प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, ये इंप्लीमेंट हुआ था अंडर वियना कन्वेंशन के। अब ओजोन फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फियर जो होता है उसे हार्मफुल, काफी हार्मफुल होता है, तो उसे बैड ओजोन कहते हैं, ठीक है। हम O2
से हमारा काम चलता है। ओजोन क्या हो जाता है, O3 हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फेयर में बहुत खराब है। स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा तो हमें यूवी रे से बचाएगा, लेकिन अगर हमारी जोन में आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही डेडली है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। KMGBF कंप्लीट्स 1 ईयर। ये जो है आपका कनिंगम मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, KMGBF, ये जो था एडॉप्टेड हुआ था आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 15th कॉन्फ्रेंस पार्टी में। ठीक है, COP 15 में। इट रिप्लेस्ड एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट, या ये 21 से 20, 2011 से 2020 तक का। तो ये इसको रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, सीधे प्रीलिम्स में पूछ देगा, KMGBF रिप्लेसेस व्हाट। तो ये एच डाइवर्सिटी टारगेट को किया है। और ये कब आया है, ये 1 ईयर अभी इसने कंप्लीट किया है, तो अभी जस्ट ये आया है। तो ये भी हमें याद रखना है। इट इज लीगली नॉन बाइंडिंग इन नेचर। अगेन ये भी नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है नेचर में, बट एक गाइडलाइन। देखिए नॉन बाइंडिंग बाइंडिंग अगर आपको समझना हो ना, तो ये आप समझ जाइए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो ये जो है डीपीएसपी आपको बता रहा है एक तरीके से, आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे अचीव करना है, ये करिएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, जिस गवर्नमेंट के पास क्षमता है वो कर ले। ये हो गया। फंडामेंटल राइट में क्या होता था कि आप जो भी चीजें होंगी, अगर वो कंप्लीट नहीं की गई तो आप पे एक्शन होगा, वो लीगली बाइंडिंग है। तो वही चीज जो होती है, अगर आप कहीं पढ़ रहे लीगली बाइंडिंग या नॉन लीगली बाइंडिंग, इसका मतलब ये होता है कोई पेनल्टी नहीं होगी अगर ये चीज नहीं की, तो कर लिए तो वेरी गुड। तो इसमें जो है KMGBF जो नया आया है एचई की जगह, वहां पे बोला गया है हॉल्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीसीज एक्सटेंशन। तो जो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो है आपका स्पीस एक्सटेंशन, उसे यहाँ पे रोकने की बात की गई है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है। इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट की बात की गई है। क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप। देखिए हर साल जो गैप रिक्वायरमेंट कितनी है और आज इतना रहा है। ठीक है, जैसे सारी कंट्री मिलकर जो प्लेज कर रही है, उसमें $700 बिलियन की कमी है हर साल। तो वो उसको भी कम करना है इसको। ठीक है, ये डिफरेंस को भी कम करना है। अगेन सेट वही किया गया, 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सी एंड लैंड वाटर्स, 30% ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, और हाफ करना है इन्वेजिव स्पीसीज को। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसके बाद जो है कंट्रीज टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस एवरी 5 ईयर और लेस ऑन अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स। तो ये जो है इनको या तो 5 साल में करिए ही करिए रिपोर्ट, या फिर उससे पहले भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से आप जा रहे हैं। अब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए, देखिए ये जो है आपका उसमें मेन क्या क्या है, ये आया था आपका 1992 में, रियो अर्थ समिट। ठीक है, इनफोर्स 1993 में था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। इंडिया मेंबर डेफिनेटली है। मेन प्रोटोकॉल क्या थे इसके, एक है आपका नागोया प्रोटोकॉल, जो कि आपका कर रहा था एक्सेस टू जेनरिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। ये नागोया प्रोटोकॉल था। और एक है आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। आगे चलेंगे हम। अभी फोर्थ क्या कह रहा है, अपडेटेड रेड लिस्ट बाय IUCN, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अपडेट किया है रेड लिस्ट को, थ्रेटन्ड स्पाइसेस को अपडेट किया था। उसमें क्या क्या हुआ है, अराउंड 44,000 आर थ्रेटन्ड विथ एक्सटेंशन। तो थ्रेटन्ड है, एक्सटेंड हो सकते हैं, विच इज इंक्रीज बाई 2,000 फ्रॉम लास्ट ईयर। पहले 42,000 था, 44,000 हो गए। 2,000 और नए स्पीसीज आए, याद रखना है, इंक्रीज हुआ है। और काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी निगेटिव बात है हमारे लिए। फिर साइगा जो है एक एंटीलोप है, दैट have roamed the earth since the last ice age were removed from critically endangered to near threatened। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें एक अच्छी न्यूज भी है। जो साइगा करके जो एंटीलोप है ना, बारहसिंगा की तरह होते हैं साइगा, तो वो पहले आइस एज बहुत पुराने जमाने से वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, बट वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में डाला गया है। ओके, उसके बाद 25% ऑफ फ्रेश फिश आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। मीन्स 25% जो फ्रेश फिश है वो एक्सटेंट हो सकती है। जैसे कि अब आप और हम कुछ जानते होंगे, रेहू, कतला, मांगुर, तो ऐसे ही बाकी बहुत सारी फिशेज होती है, इसे 25% इस पे है।
और विथ एटलीस्ट 17% अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप साइगा ये याद रखें, फिशेस के बारे में याद रखें, ये ओवरऑल बढ़ा ये याद रखें। अब चार जो अलग अलग फिशेस हैं वो फाउंड इन वाटर बॉडी अंडर द सरफेस फ्रॉम केरला। ये कौन सी है? साजी कैटफिश, अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड केव कैटफिश, ठीक है। हाँ, ये भी जो है पैंगियो भुजिया। तो ये आपको याद रखना, ये फिश है, भुजिया ये ना लगे कि आलू का टाइप होगा। ठीक है, पैंगियो भुजिया ये है। तो यहाँ पे इसमें वनरेबल है गोलुकम स्नेक हेड। ओके, ठीक है। आईयूसीएन जो है इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आईयूसीएन का नहीं है, इंपॉर्टेंट है और आप ये याद रखें। इसके बाद देखते हैं रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इस पे रिपोर्ट है माइग्रेटरी स्पीसीज पे। यहाँ कहा गया है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि दी एंटीलोप जो होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स। आपने देखा है इसके पहले वाले आर्टिकल में वाइल्ड फायर की बात की, हर जगह लगा है। वो क्यों? क्योंकि थ्रू द ग्रेजिंग पैटर्न, वो जिस तरीके से चढ़ते हैं, ठीक है, जो ग्रेजिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि फायर लगने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज अलोंग ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। देखिए, जब दूसरे दूसरे जगह से जो लोग आएंगे तो पॉलिनेशन, जो पराग होता है ना फ्लावर का, वो दूसरी जगह जाएगा तो पॉलिनेशन होगा, सीड डिस्पर्जल होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल बनेगी, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल होगा। तो ये चीज होती है माइग्रेटरी स्पीसीज में। ओके, इन्वेजिव अलग हो गया, माइग्रेटरी अलग है। ठीक है, जो माइग्रेट कर रहे हैं एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे बर्ड्स जा रहे हैं, वो अलग चीज हो गया, उसको इन्वेजिव में नहीं काउंट करना, वो माइग्रेटरी है। इसके बाद देखते हैं मेजर विजिबल डायरेक्ट इफेक्ट क्या है। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है थ्रेट टू माइग्रेटरी स्पीसीज, ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज होगा तो इसके अगर इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि अब वो जो है उसका चेंज इन टाइमिंग, पोलवार्ड रेंज शिफ्ट। अब जैसे कि मानिए ये अर्थ है हमारा, ये प्यारा सा अर्थ है, ये रहा हमारा इक्वेटर। अब यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी अगर बढ़ जाएगी तो इनको जितनी सहने की आदत थी, अब वो टेम्परेचर यहाँ पर है, तो अब ये शिफ्ट होते चले जाएंगे ना पोल की तरफ, ये यहाँ पे बोल रहा है। फिर रेड्यूस ब्रीडिंग सक्सेस कम होगा, सर्वाइवल भी इनका कम हो जाएगा, ओवरऑल चेंजेस आएंगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है आपका इम पेशेंट करू पुस्मी। ठीक है, तो ये जो है ये न्यू प्लांट स्पीसीज है जो कि डिस्कवर किया गया है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इन कलकट टाइगर रिजर्व में। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में, कलकट टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में, वहां पे किया गया है। इस जो स्पीसीज जो है ये न्यू प्लांट की, वो नेम रखा गया है हमारे डॉक्टर एस कुरुप स्वामी के, ठीक है, करुप सामी के नाम पर। तो ये वही है करुप सामी। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया टेक्सोनोमी में, साउथ इंडियन एंजियोस्पर्म। तो देखिए, जो आपका टेक्सोनोमी होता है ना, उसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये जो है आपका एक बायोलॉजिकल जो टेक्सोनोमी है, वो एक साइंटिफिक स्टडी है। कैसा? जिसका नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा उसका क्लासिफिकेशन करना, तो इसको टेक्सोनोमी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें याद रखना है ना, इम्पेटियंस करुप स्वामी, ये जो है यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज है, ये याद रखना है। ओके, नीचे आते हैं, देखते हैं। हाँ, 7 हो गया। अच्छा, हमें यहां से एक्चुअली देखना चाहिए था, कोई नहीं। सिक्स्थ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमिलिड्स। तो कैमिलिड्स के लिए इंटरनेशनल ईयर कहा गया है 2024 को। ये क्या होते हैं? कैमल्स ही होते हैं, जो टू हम्प्ड कैमल्स, जिसके दो हम्प होते हैं ऊपर पीठ पे। फाइन, ये जनरली हर्बीवोरस होते हैं, और बट एक्सक्लूसिवली ग्रास खाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ होते हर्बीवोरस है। क्लियर?
अब इसके बाद 7 ही हमने कर ही लिया है। अब 8th में देखते हैं क्या है आपका, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। तो ये जो है, ये आपका है बिस्वा मोयो पेट्रस बिस्वासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फ्लाइंग स्क्वायरल है और अब 42 ईयर्स बाद मिला है, अभी तक मिसिंग चल रहा था। 42 ईयर्स बाद मिला है, और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड तो वैसे ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऊपर से ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, 42 ईयर्स बाद मिला है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। थ्रेट तो ऑब्वियसली पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस है, और ये आपका प्रोटेक्टेड अंडर स्केड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो स्केड्यूल 2 के अंदर में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व के अंडर में। ओके, अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है आपका ट्रॉपी कैलाइजेशन। ट्रॉपिकलाइजेशन ये क्या है आपके, ट्रॉपिकल से रिलेटेड है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कि अर्थ है इक्वेटर के पास, बहुत गर्मी हो गई है, अब सब ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है कि स्टडी इंडिकेटिंग दी राइजिंग सी टेम्परेचर। तो राइजिंग सी टेम्परेचर की बात की जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है, आर काउजिंग ट्रॉपिकल मैराइन स्पीसीज टू मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल एंड रिट्रैक्टिंग ऑफ टेम्परेचर स्पीसीज। अब वो उसी के साइड जाएंगे, और वो वहीं जाके फिर आराम से अपना कोशिश करेंगे कि हम वहां पे बसे रहें। तो ये जो मास मूवमेंट हो रहा है ना पूरे मेराइन लाइफ का, उसे कहा जाता है ट्रॉपिकलाइजेशन। समझ रहे हैं कि जो मछली इधर रह रही होगी, मान लीजिए आपके श्रीलंका के आसपास जो इंडियन ओशियन में, वो परेशान हो गई, नहीं रह पा रहे, तो वो तैरते वैरते घूमते घामते वो मेडिटेरियन सी पहुंच गई। वही कहा जा रहा है कि मेडिटेरियन सी इज नाउ कंसीडर्ड अ ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रॉपिकल स्पीसीज। जो ट्रॉपिकल जो थे, वो अब मेडिटेरियन में पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मेडिटेरियन से जो ट्रॉपिकलाइजेशन वहां हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एक तो डिजर्टिफिकेशन ये दिक्कत कर रहा है कि लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपके ये ही क्यों ना हो। और उसके बाद एक है इंपॉर्टेंट, बोरियलाइजेशन। तो बोरियलाइजेशन क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ टेम्परेट स्पीसीज, टेरिस्टेरियल हो या मेराइन हो दोनों, इनटू आर्टिक पोलर रीजन, ठीक है, ठंडे जगह पे ये इनका जाना। इसके बाद देखते हैं हम ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने रिलीज किया है सर, नीति आयोग ने। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसका मेन काम क्या था, रीशेपिंग ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इतना ये काफी है, लेकिन ये किसने लाया है, नीति आयोग ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, वरना ग्लोबल वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं बार बार यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट 11 था, ये 12th देखते हैं। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट। स्टेट फॉर फाइनेंस ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा है। ये ट्रैक करेंगे पब्लिक और प्राइवेट दोनों फाइनेंस को, पब्लिक प्राइवेट दोनों। तो ये फर्स्ट टाइम एस्टिमेट करेंगे ग्लोबल स्केल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट नेचर निगेटिव फाइनेंस, ठीक है, जो कि टैकल करेगा बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज को। अब अगर बात की जाए कि करंट जो फाइनेंस है, एनबीएस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन उसको एनबीएस कहा जाता है, वो सिर्फ $200 बिलियन ही है, जो कि 1/3 है जो एनबीएस फाइनेंस नीड है 2030 तक, ठीक है। तो इसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसका निगेटिव जो नेचर फाइनेंस फ्लो है, वो लगभग $7 ट्रिलियन। देखिए, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी नहीं है, ये 7 ट्रिलियन पर ईयर है, तो बहुत बड़ा है। इसे कहा जाता है रेफर्स टू फाइनेंस फ्लो फॉर एक्टिविटीज दैट कुड पोटेंशियली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेचर। जैसे कि हम लाइक फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिल रही है, दिल्ली जैसी जगह में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो इनडायरेक्ट कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। हम गैस पे सब्सिडी देते हैं, हम हर एक जगह देते हैं सब्सिडी, तो कहीं ना कहीं उसका चीजों का ज्यादा यूज होता है, अदरवाइज कम होता। तो उसके कारण $7 ट्रिलियन हो रहा है, उस चीज के कारण, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट नेचर पे हो सकता है। ओके, चाहे पेट्रोलियम रहे जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो सब चीज यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसके बाद देखते हैं 13,
ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 रिपोर्ट। ये किसने किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। उनने बताया है कि जो वार्मेस्ट डिकेड है लैंड और अर्थ, लैंड और ओशियन दोनों के लिए, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला है, वो वेट डिकेड रहा, वहां बारिश हुई है। तो ये भी तो उल्टा हो गया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मतलब क्या हुआ? राजस्थान, गुजरात, ये सब जो कि, और पाकिस्तान भी लगभग पूरा रेगिस्तानी एक तरीके से देखा जाए तो, वहां वो वेट रहा है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है वार्मेस्ट डिकेड था। तो ये डिकेड वार्मेस्ट डिकेड है, बताया है WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, मेराइन हीट वेव जो है लगभग 60% ऑफ द ओशियन सरफेस पे आई है। तो मेराइन हीट वेव क्या कहते हैं? जब भी एवरेज टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री ज्यादा हो जाता है एटलीस्ट 5 दिनों के लिए, तब कहा जाता है मेराइन हीट वेव। ये इंपॉर्टेंट हो गया, 3 से 4 डिग्री का रेस। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, 5 दिनों से ज्यादा अगर रहेगा, एटलीस्ट 5 डेज, तभी करेंगे। और लगभग 60% सरफेस ऑफ ओशन ने ये किया है। 3 स्टेटमेंट आ जाएंगे, इसी पे एक MCQ बन गया। ठीक है। अब ग्लेशियर जो है ग्लोबली थिन हो रहा है 1 मीटर पर ईयर। बहुत बड़ी बात है सर, 1 मीटर। ठीक है। अगर आपकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, तब समझ जाइए लगभग आपका 1.8 मीटर हाइट है। तो आप, तो कितना, 1 मीटर तक का जो है ग्लेशियर पिघल रहा है। ठीक है। और अंटार्कटिक आइस जो है वो तो 75%, जो हमने प्रीवियस में भी देखा है, अंटार्कटिक जो है शीट वो लॉस्ट हुआ है नियरली 75% मोर, जितना ये 10 सालों में हुआ था, उसके अगले 10 सालों में 75% मोर हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और सी लेवल जो है 4.5 mm हर ईयर बढ़ते चला जा रहा है। तो जो मालदीव और जो आसपास के जो ऐसे कंट्रीज हैं या जो सिटीज हैं, वो डूबने का उन पे हमेशा रिस्क बना रहेगा। कि इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन सिस्टम का, कि 94% ऑफ डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ना अभी, वो लास्ट डिकेड वो ड्यू टू वेदर रिलेटेड इवेंट पे, वो वेदर रिलेटेड इवेंट पे हुआ है। ओके। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो काफी इस बार आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें इस बार आई हैं। तो इसलिए हमें हॉलिस्टिकली आराम से ये करना है, और ये रीजन था कि मैंने इसे 2 वीडियो में ले लिया, ताकि चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आ पाए। अब देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो जो कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन है, ये है आपका सेंटर अनाउंस्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड फेज वाइज CBG ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBO। ठीक है। इसका कंप्रेस्ड बायोगैस जो है ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन लाया है टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ CBG। प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और ये भी होगा कि जब जब आप प्रोड्यूस कर लो, करना क्या है वही नहीं पता होगा, तब आपका प्रोडक्शन भी हॉल्ट होने लगेगा। ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो और ये ब्लेंडिंग इन वेराइंग परसेंट इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस पेट्रोलियम। अब इससे क्या है, पेट्रोलियम जो है आपका डिस्प्लेस होगा। एक सेकंड। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कंप्रेस्ड। ये तो हमने देख लिया। फाइन। इसमें अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो प्लीज आप इस पे ध्यान दें। क्या हो रहा है कि इससे बोला जा रहा है लगभग 37,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, और 750 CBG प्रोजेक्ट बाई 28-29, मीन्स अगले 5 सालों में जो है 750 CBG, और आप क्या करने वहां पे नया बनाने की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये 750 एक वर्ड है, नंबर है, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप याद रखें। कि एकदम से कोई बोल दे कि 10,000 नए CBG लगेंगे, तो वो, इसीलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे याद रखो। एग्जैक्ट नहीं पूछता है, बट आपको एक ये रहना चाहिए कि 1,000 के अंदर है, 500,000 के बीच में। इस तरीके से कोई भी नंबर हो, आपको वैसे याद रखना है, क्योंकि जब दिया जाता है 10 टाइम्स आगे पीछे ऐसे ही कर देते हैं, और हमें समझ नहीं आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है CBO का? वो है आपका
स्टिमुलेटेड डिमांड फॉर सीबीजी, सीजेडी सेक्टर्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, आपको एलपीजी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज का सेविंग होगा, प्रमोट होगा सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब आपने ये किया, इससे बनाया, फिर से मैन्योर बन गया, फिर आपने उसको यूज किया, अब चल रहा है सर्कल, ठीक है। जो सर्कुलर इकोनॉमी है, वैसे भी आपको प्रीवियस इसमें वीडियो में आपको अच्छे से मैंने समझाया ही हुआ है। असिस्टिंग दी अचीविंग नेट जीरो एमिशन, तो नेट जीरो एमिशन में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अगर नहीं कर रहे हैं या आलस कभी कभी कर जा रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाए, वहां से देख लें। कम से कम सर 4-5 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये चीजें होंगी। आप माइंड में बैठा लें कि ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू हूँ 6 मंथ से, तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप जाएं, उसको बार बार आप देखते रहे, ठीक है। अब देखिए रोड मैप क्या दिया गया है कि 25-26 की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये बोला गया है कि अभी तो आपको ये ब्लेंड करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए, अभी आप पे आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 2025-26 से, ठीक है, इस साल तो छोड़ा हुआ है, अगले साल से आपको कंपलसरी ब्लेंड करना है, कम से कम 1%, फिर उसके बाद 3, फिर 4, और बोला है 29 के बाद से 5%। आपको लग रहा होगा सर ये परसेंट तो बहुत कम है, क्या परसेंट कम है, बहुत अच्छा है ना सर। देखिए अगर मान लीजिए एक दिन में 1 करोड़ लीटर, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, क्रूड ऑयल यूज हो रहा है पेट्रोलियम के लिए कहीं पे भी, ठीक है, चाहे डीजल के फॉर्म में कैसे भी हो रहा है, 1 करोड़ लीटर, उसका 1% भी कितना हो जाएगा, है कि नहीं, 1 करोड़ का 5% आ गया कि कितना हो जाएगा। तो उतना आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, सब कुछ अच्छा होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो ओवरऑल इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और ऊपर से आप ये सब जो लगा रहे हो तो इंडिया में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी तो बस समझो से इम्पोर्ट कर रहे थे, ठीक है। चलिए, अदर बाकी सतत जो है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये भी है। गोबर धन योजना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम, तो ये सब गवर्नमेंट वैसे पहले से प्रयास कर रही है और इसके साथ में किया है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला था बार बार कि एशियन डेवलपमेंट बैंक बार बार पिक्चर में आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा इंडिया जो है वहीं से ही लोन ले रहा है और वो मुझे मिल भी रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये लिया हुआ एशियन डेवलपमेंट है, फिर $200 मिलियन का लोन इंडिया को अप्रूव किया है टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। तो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन के लिए कहाँ से लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई भी आपका फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड है। तो कौन है, यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके लिए इतना काफी है, ठीक है। अब देखते हैं हम। अब देखिए रैट होल माइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने नोटिस किया होगा अभी जो द हिंदू न्यूज़पेपर में, कि वहां पर आया है कि नॉर्थ ईस्ट में 6 से 7 लोगों की डेथ हो गई है। क्यों, क्योंकि वो वहीं पे गए सफोकेशन में और आग लगने के कारण उनकी डेथ हो गई। तो रैट होल माइनिंग क्या होता है ना, एक टनल सा बना होता है छोटा सा, उसी में लोग चूहे की तरह एकदम घसीट घसीट के जाते हैं और फिर लोहा, ये सॉरी, कोयला निकाल के बाहर लाते हैं, ठीक है। तो उसके में ये डेथ हुई है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछना। अब इसके पीछे की कहानी आप देख लेते हैं, बैनिंग स्टेटस। एक्चुअली जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनने बैन कर दिया था रैट होल माइनिंग को। उनने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ द प्रैक्टिस बीइंग अनसाइंटिफिक एंड अनसेफ फॉर वर्कर। तो ठीक ही, अगर वो बैन हो जाता तो आज के टाइम में ये भी, अब हम ये कोट कर सकते हैं मेंस या इंटरव्यू कहीं के लिए भी, तो ये जाने नहीं जाती। बट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट के थ्रू हो रहा है तो एनजीटी बैन जो है एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। एनजीटी बैन एप्लीकेबल नहीं होगा, इन्हें हटा दिया, बट उसके कारण जो अभी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेथ भी हुई है, और ये इस तरीके से पहले भी ये न्यूज में चल रहा था, तो ये इस पे क्वेश्चन आना बहुत हाई चांस है इसकी। इसके बाद देखते हैं हमारा मुल्ला पेरियर डैम। तो जो मुल्ला पेरियर डैम है, तो पेरियर रिवर तो आपको पता ही है साउथ में है, जो कि तमिलनाडु से
निकलती हैं, ठीक है, और केरला पे जाती है आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन तमिलनाडु, फिर वो केरला में फ्लो होती है। ये कंस्ट्रक्टेड कब किया गया है? 1887 से 1895 में। ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्योंकि वहीं से निकलती है, तो उनके द्वारा ये डैम बनाया था, वही ऑपरेट कर रहे हैं। अब बात ये आ गई है कि जो पेरियर लेक लेक की, वहां पे लीज एग्रीमेंट हुआ था लगभग 999 सालों के लिए। एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 1000 सालों के लिए आप मोटा मोटी बोल सकते हैं कि ये हुआ था, जहां पे कहा गया कि एग्रीमेंट हुआ महाराजा ट्रावेंकोर, जो महाराजा ऑफ ट्रावेंकर है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मीन्स ब्रिटिश रूल के समय, ठीक है, कि 1000 साल तक जो है ये लीज पे रहेगा। इसके बाद अर्लियर केरला जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लेम किया कि डैम जो है वो अनसेफ है एंड थ्रेट टू पीपल लिविंग डाउनस्ट्रीम। क्योंकि देखिए, तमिलनाडु ने बनाया है, अब पानी जा रहा है केरला की तरफ, तो अब इनका बोलना है कि हमारे लिए काफी ज्यादा जो है ये अ, खतरनाक है, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम फिर खुद भी जो है एक डैम नया बना ले, फिर हम भी एक नया डैम बना लें उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तमिलनाडु का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं फुल कैपेसिटी से, और रिस्ट्रक्चर किया है, उसकी स्ट्रेंथनिंग सब कुछ सही है। ओके। तो ये डिस्प्यूट जो चल रहा है, अब सोचिए अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री के अंदर ये सब इतने डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इंटरनेशनल तो एक अलग ही तबाही होती है, ठीक है। तो ये अब हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है हम देखेंगे आपका सोशल इश्यूज के बारे में, ठीक है। तो तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रीवियस 6 मंथ का अब रिवीजन करना चालू कर दे, ताकि एग्जाम आते आते जो है आप, वैसे भी लोग 2-2 साल का पढ़ते हैं, बट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि चीजें रिपीट होती रहती हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट से वो कंप्लीट अप करना चालू कर दें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।